नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग की परामर्श पर जिस तरह से विधि और न्याय मंत्रालय ने मतदान के नियमों में बदलाव किए हैं, पोलिंग बूथ के दस्तावेजों को उपलब्ध कराने वाले नियमों को बदल दिया है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। इस मुद्दे पर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बिना किसी से बताए गुपचुप तरीके से जिस तरह से नियमों में बदलाव कर दिया गया है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी ने। तो अब इस मुद्दे पर जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है और चुनाव संदेह के घेरे में है, चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है और सरकार चुनाव आयोग के साथ सांठ-गांठ करके चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। यह पूरा मुद्दा पहले से ही गंभीर बना हुआ है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस पर क्यों रुख किया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पर नकेल लगाई है। जबरदस्त तरीके से बड़े सख्त लहजे में कहा है कि वो किसी के यहां अगर छापेमारी करती है तो लैपटॉप या जरूरी दस्तावेज और डेटा आंकड़े उनको वो जब्त नहीं कर सकती है, उनको कॉपी नहीं कर सकती है। ये किसी भी व्यक्ति का उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। वो एक केस की सुनवाई के मामले में दिया गया है यह आदेश, लेकिन इसको ईडी के ऊपर एक जबरदस्त सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से छापेमारी के दौरान तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको जब्त कर लेती है, उसके लिए सीधे तौर पर मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। निश्चित तौर पर यह जांच दूसरी जांच एजेंसियों के लिए भी एक करारा झटका इसको माना जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, जांच एजेंसियों पर भी आरोप लगते हैं कि वो सरकार के हिसाब से काम करती है, सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए वहां जांच करती है या उन जगहों पर मामले दर्ज करती है जहां सरकार से उसको निर्देश मिलते हैं, और उन मामलों में कोई भी अंतिम कोई निर्णय नहीं आ पाता है। कोर्ट में लगातार उनको मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके राजनीतिक विद्वेष से जो आरोप लगते हैं जांच एजेंसियों पर काम करने के सरकार के निर्देश पर, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार फटकार लग चुकी है और यह मुद्दा भी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी एक बड़ा झटका लगा है ईडी को और दूसरी जांच एजेंसियों को भी कि वो छापेमारी के दौरान किसी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, मोबाइल फोन, लैपटॉप और जो दूसरे डेटा हैं उनको ना तो कॉपी कर सकते हैं ना उनको जब्त कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसको लोकतंत्र को कमजोर करने, लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा षड्यंत्र कह रहा है विपक्ष। और निश्चित तौर पर जिस तरह से विधि और न्याय मंत्रालय ने नियमों में बदलाव कर दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि मतदान के दौरान कोई भी चीज, कोई भी दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए जा सकते हैं, उसको लेकर विपक्ष अब हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, जिन्होंने ट्वीट किया है और इस मुद्दे को वो क्यों ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको एक बार देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और बताया है कि जो इलेक्शन कंडक्ट रूल है उसको 1961 का, 1961 का, उसमें बदलाव किया गया है। यानी अब तक जो चीजें नहीं रही, जो चीजें पब्लिक डोमेन के लिए थी, उसको अब सरकार कह रही है कि वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है और यह भी कह रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बदलाव किया तो उसमें विपक्षी दलों को क्यों नहीं उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। देखते हैं एक बार जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। लेकिन इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी पहुंची है। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से काम हो रही है,
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। तो चुनाव आयोग के परामर्श से सरकार ने कहा कि यह बदलाव किया गया है और चुनाव आयोग और सरकार के मिली भगत के आरोप लगातार लग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी दस्तावेज को किसी को दिखाने में, पब्लिक डोमेन में लाने में क्या दिक्कत है? आप उसमें क्या छिपा रहे हैं? तो अमलेंदु जी, जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के कि सरकार जो है वो बहुत सारी चीजें छिपा रही है, चुनाव में धांधली के आरोप लगे और ये जो बदलाव किया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार और चुनाव आयोग को कि वो दस्तावेज दिखाएं मतदान के समय के जो मांगे जा रहे हैं, और उसके बाद ये नियम बदल दिया गया है। इसका मतलब ये आरोप पुष्ट हो रहे हैं कि सरकार, चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, आरोप यही लग रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत है और चुनाव आयोग ने ही भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का चुनाव जितवाया है और हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भी जितवाया है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और साफ साफ ये आरोप लग रहे हैं, वरना फिर इन नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता क्या थी? आखिर ऐसा क्या है कि आप जो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते? भाई आपने जब डाटा बदला है, आपने 8% और उससे लेकर 10% तक वोट बढ़ाया है, तो वो वोट बढ़ा होगा तो उसके लिए लाइनें लगी होंगी, तो आप डाटा दे दीजिए, यही तो मांगा गया है। तो डाटा देने के लिए इनकार कर दिया चुनाव आयोग ने। और जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता महमूद प्राचा को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं, उसके बाद 22 दिसंबर को चुनाव आयोग की मांग पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसने 1961 का जो चुनाव अधिनियम है उसकी धारा 93(2) में संशोधन कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट जनता को अब नहीं दिए जा सकते। ये तो अब इस पे ये आरोप लग रहे हैं कि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि चुनाव आयोग की धांधलियां जो हैं, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो धांधलियां कर रहे हैं वो सामने नहीं आने पाए, इसलिए जो है ये संशोधन किया गया है। जी, ये संशोधन किया गया है और ये संशोधन 1961 का जो चुनाव संचालन नियम है, यानी इलेक्शन कंडक्ट रूल है, उसको बदल दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इसको नहीं दिखाया जाएगा। जो मतदान के समय के सीसीटीवी फुटेज है, जो उम्मीदवारों की बातचीत है, या वहां की उस समय की जो पूरी गतिविधियां हैं, उसी को लेकर विपक्ष ने हरियाणा और महाराष्ट्र में तमाम सीटों पर किस तरह से धांधली हुई है उसकी शिकायत की थी। वो दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और ये भी एक समाज सेवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करके वो मांग की थी कि वो दस्तावेज दिखाए जाएं जिन पोलिंग बूथ्स पर धांधली की खबरें आई हैं। लेकिन और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया कि इसको दिखाया जाए। उसके बाद ये नियम में बदलाव किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह मुद्दा विपक्ष के उन आरोपों को पुष्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग और सरकार की मिली भगत से चुनाव में धांधली की गई, पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, वोटर लिस्ट में नाम से लेकर और उसके बाद परिणाम तक में वो कैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई, वोट्स की संख्या बढ़ा दी गई और उसके बाद परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये आरोप लगे और हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी। इसके अलावा उड़ीसा में भी आरोप लग रहे हैं। वहां बीजू जनता दल ने भी इलेक्शन कमीशन में 2 दिन पहले शिकायत की है। बिल्कुल वही आरोप लगाए हैं कि कैसे मतदान प्रतिशत अचानक बढ़ गया, मतदान के बाद कैसे बढ़ गया, 2 दिन 3 दिन बाद ये सारी चीजें कैसे हो गई हैं। तो इन मुद्दों पर पूरा विपक्ष, यहां तक कि वो पार्टियां भी जो भारतीय जनता पार्टी की कभी सहयोगी रही हैं, वो भी ये आरोप लगा रही हैं। और ये आरोप तब पुष्ट होते हैं जब दस्तावेज दिखाने के लिए सीधे तौर पर सरकार नियम को ही बदल दे रही है। जी जी बिल्कुल समीर जी, चूंकि चोरी ना पकड़ी जाए, ये विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की चोरी ना पकड़ी जाए कि चुनाव में क्या क्या धांधलियां की गई हैं, किस तरीके से वोटर लिस्ट जो डिलीट की गई और किस तरीके से नए जो वोटर बढ़ाए गए। अब एक एक विधानसभा क्षेत्र में समीर जी 25,000 से लेकर 50,000 तक बोगस वोट जो बढ़ाए गए हैं और विपक्ष का आरोप यह है कि इन्हीं बोगस वोटों को चुनाव संपन्न होने के बाद बढ़ा हुआ जो पोलिंग प्रतिशत दिखाया जा रहा है वो इन्हीं बोगस वोटों का है। और ये शाम को 5 बजे के बाद ये चुनाव आयोग बढ़ाता है ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। और यही पूरा काम जो है लोकसभा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में किया गया है। ये आरोप विपक्ष का है। और चूंकि अब सरकार ने इस पर आदेश पारित कर दिया, विधि और न्याय मंत्रालय ने, कि अब तो अदालतें भी इस पर आदेश नहीं दे सकती हैं। ये अब ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि सरकार जो है कोई ऐसा आदेश दे
रही है, नियम बना रही है कि अदालतें भी उसमें कोई आदेश नहीं दे सकती हैं। कल को आप कह देंगे कि पुलिस किसी को उड़ा दे और अदालत उस पर कोई आदेश नहीं दे सकती। तो यानी ये एक तरीके से अदालती प्रक्रिया को, अदालत पे भी कब्जा करने की या अदालत की सीमाएं बांधने की भी एक कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सरकार घिरी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनाव संचालन नियमों को बदला गया है, 1961 के उन नियमों को बदला गया है जिनमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पब्लिक को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को देखने और उनको जानने का अधिकार है कि मतदान केंद्रों पर क्या हुआ। यानी कोई धांधली की अगर शिकायत की जाती है और कोई व्यक्ति उसकी जानकारी मांगना चाहता है तो उसको दी जा सकती है। लेकिन अब ये उस नियम को बदल दिया गया है और कहा जा रहा है, ये कहते हुए कि ये जो है उससे दिक्कतें आएंगी, प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इससे कोई जानकारी अगर हासिल की जा रही है, वो अगर बता दी जाती है तो किस तरह से उसमें दिक्कत हो सकती है, किस तरह से कोई संवैधानिक संकट या कोई प्रशासनिक संकट उसमें आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अब ये बहुत सारे संकट जो है वो पैदा हो रहे हैं और सरकार ने जो नियम बदले हैं वो एक तरीके से यही प्रयास है कि किसी तरीके से चीज़ें जो बाहर नहीं आने पाए। अखिलेश यादव ने कल एक कहा है कि इस तरीके से तो आप कल को आरटीआई भी खत्म कर देंगे। हालांकि आरटीआई को खत्म एक तरीके से किया ही जा चुका है इतना ज़्यादा। हम लोग पास बाइट होगी तो हम उसको सुनवाएंगे भी, अखिलेश यादव की उस बाइट को थोड़ी देर में। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है कि आप इसका मतलब आरटीआई भी खत्म कर देंगे। मतलब इस फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? जनता के पास अगर ये नहीं है सुविधा, जनता के पास अगर ये अधिकार नहीं है कि चल क्या रहा है सरकार में, और सरकार अगर पारदर्शी नहीं है और चुनावी प्रक्रिया अगर पारदर्शी नहीं है, तो किस तरीके से आप जो है कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र फिर ये है ही नहीं। ये कहना अखिलेश यादव का भी इस मामले में समीर जी। तो बहुत सारी चीजें आप उठ रही है, विपक्ष इस पे लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये आरटीआई की जो बात है, आरटीआई लाया ही इसी मकसद से गया था, उसको कानून बनाया गया, यानी सूचना का अधिकार कानून। सूचना का अधिकार कानून सीधे तौर पर यह कहता है कि हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो सरकार और सरकार के किसी भी विभाग, मंत्रालय की कोई भी सूचना वो हासिल कर सकता है। इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन किया गया, कानून बनाया गया और इसको आरटीआई को, ताकि हर व्यक्ति को कोई भी जानकारी अगर हासिल करनी हो तो वो कर सके, यानी पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पिछले 10 साल में आरटीआई कानून को बहुत कमजोर किया गया। आरटीआई कानूनों के जरिए जानकारी मांगी भी जाती है तो कई बार जवाब मिलता है कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने में आया और अब तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार कैसे आरटीआई कानून को खत्म ही नहीं कर रही है। जो पहले से आरटीआई कानून के पहले से भी जो चीजें मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, जिसकी जानकारी दी जा सकती है, उसको भी खत्म करने की कैसे कोशिश की जा रही है। यही बदलाव किया गया है, इसीलिए विपक्ष इस पर इतना हमलावर है सरकार पर, और वो भी बिना किसी के परामर्श से। इसमें किसी से सहमति नहीं ली गई, सीधे तौर पर सरकार ने अपने हिसाब से उन नियमों को बदल दिया गया। इसीलिए अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और यहां समीर जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श आचार संहिता जो है, वो आदर्श आचार संहिता भी ना चुनाव आयोग अपने आप बना सकता है ना सरकार बना सकती है। वो आदर्श आचार संहिता भी सारे राजनीतिक दलों ने मिल बैठकर आपसी सहमति से बनाई है। तो अगर चुनावी प्रक्रिया में या किसी भी नियम में कोई संशोधन करना, या तो उसको संसद में लेकर आया जाता, उसे पास कराया जाता, वरना फिर सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके उस पर बुलाया जाता, उसमें कोई संशोधन किया जाता। जब राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया गया तो ये एक तरीके से चोरी को छिपाने का है वो है, और इसी को विपक्ष कह रहा है कि ये चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो है ये की जा रही है। बिल्कुल, तो ये अब आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के बीच जब हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप दस्तावेज दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर सरकार नियम को ही बदल दे रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग के परामर्श से। चुनाव आयोग ऐसे परामर्श क्यों दे रहा है कि कोई जानकारी कोई व्यक्ति हासिल न कर सके? यह अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। और जानकारी वो भी जिस पर धांधली के धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, उन्हीं से संबंधित ये जानकारी जो मांगी जा रही है। इसी बात को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति जताई है। बीजू जनता दल ताजा तरीन उदाहरण है। 2 दिन पहले बीजू जनता दल के तमाम मौजूदा और पूर्व सांसदों ने चुनाव आयोग जाकर शिकायत की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में धांधली की गई है, वोटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जो आरोप लग रहे हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में और लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, ये आरोप लग रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जनवरी फरवरी में, उससे पहले अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में बदलाव किया जा रहा है, कैसे तमाम लोगों को ऐसे लोग जो कि लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो इस तरह की धांधली के बीच अगर चुनाव आयोग परामर्श देता है सरकार को कि आप नियम बदल दीजिए कि कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और यही बाबा सवाल उठ रहे हैं कि ये लोकतंत्र को किस तरीके से बांधा जा रहा है और किस तरीके से जनता के अधिकार जो है उनको सीमित किया जा रहा है और एक तरीके से तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह जो कह रहे थे 50 साल राज करेंगे, उसका असली राज जो यही खुलकर आ रहा है कि आप धांधलियां करेंगे और धांधलियां आपकी खुलने ना पाए, इसके लिए आप नियमों में संशोधन करेंगे। जिस तरीके से संसद में हुआ समीर जी, विपक्ष के लोगों को धमकाया गया और भाजपा के सांसद जो थे लाठियां ले लेकर पहुंचे और लाठियों में पतले पतले पोस्टर थे, उस सब ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अब खुलकर सामने आ गई है और लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। जी बिल्कुल, और जो चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का आरोप था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदल सके, संविधान को खत्म कर दे, वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। 400 का नारा जो उम्मीद थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो उसकी इच्छा थी कि संविधान को कैसे कमजोर किया जाए, क्या बदले जाए, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो और चाहे इस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव के नियम है, मतदान के समय के जो दस्तावेज हैं उनको दिखाने वाले नियमों में परिवर्तन करने की बात हो, इन सारे नियमों से यह साफ हो रहा है कि जो आरोप विपक्ष के लग रहे हैं लगातार संविधान को कमजोर करने के, वो अनायास नहीं लग रहे हैं। और इन सब पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की, उससे इन बातों की, इन आरोपों की और ज्यादा पुष्टि हो जाती है। ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार घिरी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे, चूंकि जो जिस तरह से पिछले 10 साल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, उनके आरोप लगे हैं और आरोप इसलिए वो पुख्ता नजर आते हैं क्योंकि जो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को इन जांच एजेंसियों ने जेल भेजा, उनके ऊपर आरोप लगाए, महीनों जेल में रखा, उनके खिलाफ कोई भी मामला जो है वो अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, यानी किसी को सजा नहीं दिला पाया। इतने कमजोर आरोप रहे, लेकिन ऐसे आरोपों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को जेल भेजा गया और कई कई महीने उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित किया है एक मामले की सुनवाई में, जिसमें कहा गया है कि किसी भी छापे के दौरान किसी भी व्यक्ति के उसके पर्सनल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यानी मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सबको जब्त नहीं किया जा सकता। क्या इस पर ज्यादा जानकारी है अमलेंदु जी, और कितना महत्वपूर्ण है यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का? देखिए समीर जी, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें मामला ये कि जो एक कंपनी थी सेंटियागो मार्टिन, जो लॉटरी किंग तमिलनाडु का, जो और छापेमारी हुई थी कई जगहों पे, और उसने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा भी दिया है, मतलब 1300 करोड़ के आसपास दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी में से एक है। हालांकि उसने डीएमके को भी चंदा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी है। उसमें जो छापेमारी हुई थी, उस छापेमारी में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए ईडी ने, उस पर आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसका ना तो आप एक्सेस कर सकते हैं, ना इसका आप डाटा कॉपी कर सकते हैं और ये डिवाइसेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको मतलब ये सख्त आदेश दिया है। अब ये आदेश दिया है कि प्राइवेसी का जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का। मान लीजिए कि अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कोई पत्राचार हो रहा है या कोई बातचीत हो रही है, तो ये उनके बीच प्राइवेसी का मसला है। और इस प्राइवेसी के मसले को लेकर ही समीर जी, जो व्हाट्सएप है उससे भी झगड़ा सरकार का चल रहा था, जो उसने भी कह दिया था कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है हमारे चैट्स का, वो हम आपको इसका एक्सेस नहीं दे सकते। हालांकि फिर वो व्हाट्सएप का झगड़ा हुआ, उससे जो पेगासस की कंपनी था अमेरिका में वो मुकदमा जीत गया है, वो पेगासस हार गई है, उस पेगासस का यहाँ भी है। तो अब ये इस तरीके के जो मामले हैं, इसमें कई मामले ऐसे हैं कि जिनमें ईडी जो है वो अभी तक गिरफ्तार करती थी लोगों को, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त करती थी और उनसे फिर डाटा कॉपी करके और फिर जो थी वो तैयार करती थी, उसे अपराध बनाती थी, यानी उसको खुद मजबूर कर देती थी व्यक्ति को कि वो अपना अपराध स्वीकार करे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के ऊपर यह रोक लग जाएगी कि ईडी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, करे, लेकिन जो भी उसके अधिकार है वो कर सकती है, लेकिन इन डिवाइसेस का कॉपी डाटा नहीं, मतलब डाटा कॉपी नहीं कर सकती है,
इन डिवाइसेस का एक्सेस नहीं कर सकती है, यानी कि एक व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है कि वो खुद अपने खिलाफ गवाही दे, इसके लिए नहीं कर सकती। अब इसका जो है तमाम केसेस पे पड़ेगा। अब जैसे न्यूज़ क्लिक का मामला था, उसमें भी इस तरीके का मामला है, अमेजन का मामला है, उसमें भी इसी तरीके का मामला है, अरविंद केजरीवाल का मामला है, और तमाम केसेस जो चल रहे हैं ईडी के जो हैं उन सब में जिसमें चोट लगी है ईडी को काफ़ी याद है, सारे मामलों में अब ये होगा। और ईडी अब इस तरीके से अब जब्त नहीं कर पाएगी। इससे पहले एक फैसला ईडी ने खुद कर लिया है कि ईडी जो है अब वो कॉन्स्पिरेसी के आधार पे कोई मुकदमे नहीं लेगी कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसमें तो ईडी पहुंच जाती थी, उसमें अब नहीं पहुंचेगी। तो यानी चीज़ें बहुत कुछ बदल रही हैं। एक तरफ ईडी के अफसरों पे ये दबाव है कि वो सरकार की जो तानाशाही है एक जिस तरीके से, और जिस तरीके से सरकार अपने हथियार की तरीके से ईडी को इस्तेमाल करती है, तो ईडी अब हथियार की तरीके से इस्तेमाल नहीं हो, उसके अधिकारी अब ये खुद एक तरीके से निर्णय ले रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे अब आने वाले समय में एक तरीके से कहा जाए कि जो मोदी सरकार जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करती थी उस पर कुछ रोक लगेगी। जी बिल्कुल, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के जो आरोप लगते रहे वो अब शायद हो सकता है कि कुछ उनमें कमजोरी आए, लेकिन ये कई बार अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए अमलेंदु जी, तो कई बार फटकार लगी हुई है। बहुत ही तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी, मनीष सिसोदिया को चाहे दी हो या फिर अरविंद केजरीवाल को या हेमंत सोरेन को, बड़ी सख्त टिप्पणियां की थी जांच एजेंसियों के खिलाफ। लेकिन जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन एक जब से इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जरूर यह फर्क देखा जा रहा है, और यह फर्क यहां खास तौर पर देखा गया जब राहुल गांधी को उन्होंने यह जानकारी दी कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कुछ कार्रवाई करने वाली हैं, और इसकी सूचना उनको उन्हीं विभागों के अधिकारियों ने दी। तब से यह माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इन एजेंसियों की कार्यशैली भी अब बदली है, और जो अल्पमत की सरकार है उसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्पमत की सरकार का प्रभाव अब देखने लगा है और सरकार के ऊपर दबाव अब बढ़ने लगा है। और जिस तरीके से समीर जी वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई लोकसभा में और उसमें बहुमत नहीं मिला सरकार को, उसके बाद परिस्थितियां और तेजी से बदल रही हैं, और रही सही कसर जो थी वो अमित शाह ने पूरी कर दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करके। अब सरकार की बातें जो हैं उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है, और जो सरकार के सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो सरकार को बेचैन करने वाली हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और सहयोगी दलों को आप देखिए, जब संसद परिसर में जिस तरह से जब मार्च किया और प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें बीजेपी के कुछ सांसदों को चोटें भी आईं, जिसकी बड़ी चर्चा रही, उस प्रदर्शन में सहयोगी दलों के सांसदों ने भाग नहीं लिया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से अलग रुख अपनाए हुए हैं। हर चीज में, हर बात में, हर मुद्दे में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी तमाम बातों पर जो नाराजगी है वो सतह पर दिखाई पड़ने लगी है। जो वन नेशन वन इलेक्शन के समय मतदान के वक्त जो 20 सांसदों का वहां से गायब रहना, यानी मतदान के वक्त गायब रहना, जबकि उसके लिए व्हिप जारी किया गया था और लगभग सारे सांसद दिल्ली में ही मौजूद थे, इसके बावजूद वो वहां नहीं पहुंचे। वे सारी चीजें दिखा रही हैं कि अब अल्पमत की सरकार की पकड़ जांच एजेंसियों पर किस तरह से कमजोर हो रही है। लेकिन अमलेंदु जी, चुनाव आयोग को अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग पर कोई पकड़ अगर देखें, जो विपक्ष के आरोप हैं वो कहीं से कमजोर नहीं होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग जिस तरह से जवाब दे रहा है विपक्ष के नेताओं के आरोपों का, सवालों का, उसके अलावा जो सरकार से उस पर आरोप लग रहे हैं उस पर उसका कोई सफाई नहीं देना, और अब ये जो नियमों में बदलाव किया गया है, तो इनको देखते हुए यह साफ तौर पर दिख रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार की जो नियुक्ति की गई थी, जिस तरीके से उसको लेकर भी बड़े सवाल उठे थे, तो राजीव कुमार अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, राजीव कुमार भूमिका अदा ही नहीं कर रहे, राजीव कुमार नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि राजीव कुमार को मोदी सरकार ने जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, तो वो अपना काम कर रहे हैं, और जो वायदा उनसे लिया गया होगा बनाते समय उसका वो एक तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात यह समीर जी कि चूंकि आरोप सीधे सीधे अब चुनाव आयोग पर है कि धांधलियां उसने की हैं, तो राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त तो तमाम जो है और चुनाव आयोग अपनी गर्दन बचाने के लिए अब मोदी सरकार के साथ खुलकर खड़ा हो गया है।
और मोदी सरकार तो खुलकर खड़ी है ही चुनाव आयोग के साथ में। तो अब ये जो दुरभी संधि है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या आदेश आता है क्या नहीं आता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वयं जो है वो एक अवमानना नोटिस चुनाव आयोग और मोदी सरकार को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो नियमों में बदलाव किया गया ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद किया गया। उससे पहले अगर कर दिया गया होता तब भी एक बार को बचाव हो सकता था। अब तो साफ साफ ये कि आपने अदालत की तौहीन करने के लिए, ताकि अदालत का आदेश ना मानना पड़े, इसके लिए आपने संशोधन किया है नियमों में। लेकिन हालांकि यहां समीर जी एक मसला और भी हो सकता है, अगर अवमानना का नोटिस नहीं भी आता है तब भी चुनाव आयोग बाध्य है वो देने के लिए, इसलिए कि जो नियमों में संशोधन किया गया है वो 22 दिसंबर को किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश जो है वो 9 दिसंबर का है। तो जो आपने संशोधन किया है, जिस दिन से आपने संशोधन किया उस दिन से माना जाएगा, आदेश पहले का है, इसलिए वो इस पे लागू नहीं होता है। तो अब ये एक कानूनी दांव पे जो है ये भी इसमें फंसेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये अवमानना का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे सबसे पहले अवमानना का एक नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश है तब तक यही नियम लागू थे जो इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 में उसके जो नियम 93 है उसके तहत थे। आपने जो बदलाव भी किए हैं वो बाद में किए हैं, 22 दिसंबर को किए हैं और आदेश पहले का है, तो दिखाना तो आपको तब भी पड़ेगा उन दस्तावेजों को जो हरियाणा के चुनाव से संबंधित मांगे गए थे। लेकिन ये जो सवाल है ये अपने आप में बड़ा अहम है कि आपने उस आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपने नियमों में बदलाव कर दिया, जिसको लेकर अब विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। जयराम रमेश का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मसले पर उम्मीद है कि उसको बहाल करेगा, यानी जो नियम पहले से चल रहे थे या पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उसको बहाल करेगा। और लिख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। और वो एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। तो ये अब उम्मीद है कि जो नियम थे वही जारी रहेंगे और पारदर्शिता वैसे ही बहुत एक तरह से कह लीजिए कि संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में नहीं बल्कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार से मिलकर काम कर रहा है और विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो अब जब नियमों में बदलाव कर दिया गया है कि आप पारदर्शिता जो बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नियम है कि कोई दस्तावेज कोई भी देख सकता है, उसी को आपने नियम बदल कर दिया कि आप नहीं देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें नहीं जा सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई है, इसीलिए उसमें याचिका दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में। लेकिन विपक्ष का यह आरोप कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इस दिशा में एक पुख्ता सबूत जरूर है यह सरकार का जो नियम बदला गया। बिल्कुल समीर जी, बहुत पुख्ता सबूत है ये जो नियम बदला गया है। और अखिलेश यादव ने भी इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उनका साफ साफ कहना है कि फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया अगर जनता को ये मालूम ना पड़े कि उसने कहाँ वोट दिया और क्या क्या चीजें हुई और इस तरीके से छिपाया जाए। तो कल को आप जो है वो बदल देंगे उसको भी, आरटीआई को भी। हालांकि आरटीआई को काफी कुछ न्यूट्रल कर दिया है, काफी कुछ चीजें बदल गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये आरोप लग रहे हैं। अगर हम लोगों के पास बाइट होगी अखिलेश यादव की तो हम लोग उसको सुन भी सकते हैं। समीर जी, अखिलेश यादव अखिलेश यादव को सुनते हैं और उससे पहले अमलेंदु जी उसको भी ध्यान रखा जाएगा मरकड़वाड़ी गांव को, महाराष्ट्र को, वहां पर जी हाँ तुलजापुर गांव को। तुलजापुर गांव में तो जो वहां का अधिकारी था, चुनाव आयोग का अधिकारी था, उसने ही एफआईआर दर्ज कराई कि 1000 फर्जी वोट बनाए गए वहां तुलजापुर में और 1000 फर्जी वोटों में जो भी फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किए गए, फर्जी पते इस्तेमाल किए गए और जब वो जांच के लिए पहुंचा तो वो लोग उस जगह पे नहीं मिले। इस तरह की चीजें तो यानी कि चुनाव आयोग का अधिकारी जो एक उसने दिखाई, लेकिन चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कब्जे में सारी चीजें हैं तो उस पर कुछ दबाव पड़ा होगा। तो यानी वहां सब चीजें आई। तो मरकड़वाड़ी गांव के लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई कि हम अपने आप करा कर देखेंगे कि यहाँ वोट मिला कि नहीं मिला, तो ये बहुत सारी चीजें जो उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया, जो मॉक पोलिंग उन्होंने की, जबकि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो केवल ये प्रमाण देने के लिए कर रहे थे कि
ताकि हमने किसको वोट दिया ये पता लगे। हाँ, तो अब चूंकि अगर वहां भी सामने आया था उस मॉक पोलिंग से भी समीर जी, तो बात तो ये होती ना कि अगर एक गांव में घपला हो सकता है तो तमाम जगह घपला हुआ होगा, और इसीलिए इन नियमों में बदलाव किया गया इस तरह की चीजें, ताकि कोई भी घपले चुनाव आयोग के पकड़ में नहीं आ पाए, जनता के बीच में नहीं आ पाए। तो इसीलिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है, और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि जो है इस लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गई है। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन जिस तरह से चुनाव में नियमों में ये बदलाव किए गए हैं मतदान स्थल के दस्तावेजों को दिखाने के संबंध में, वो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है, और चुनाव आयोग तो इसमें घिरा ही है। सुनते हैं अखिलेश यादव को। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है, ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया, और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। तो अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ये बूथ कैप्चरिंग का एक तरीका है, नया तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को किस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, और अगर ऐसा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती है। ये लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग उन चीजों को खारिज कर दे रहा है, आरोपों को, लेकिन आरोपों में दम है, और इसका दम इसलिए भी है कि चूंकि आयोग उसको छिपाना चाह रहा है, सरकार छिपाना चाह रही है, नियम बदल दे रही है, तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों को बदलने के आदेश को चुनौती दी गई है, वो अब सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। और शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है, और सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके निशाने पर सरकार और चुनाव आयोग पहले से ही है। ये नियमों का बदला जाना, ये उसमें आग में अब घी का काम कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से लेता है वो देखने वाली बात है, लेकिन विपक्ष के जो आरोप हैं वो पुख्ता दिखाई पड़ रहे हैं, आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है। सुनते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेकर एक नया जो है रूल आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। अगर कॉमन लोकतंत्र की हत्या है जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद प्राचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा, और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई जानकारी नहीं मांग सकती। ये कौन सी तानाशाही? देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं।
ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है, और आप कहते नहीं, ये आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी ये तैयारी है। तो संजय राउत कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान को कैसे कमजोर किया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, और क्यों चीजें छिपाई जा रही हैं। यह बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन नियमों में किया गया यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर इस मामले में उसकी सहयोगी पार्टियां भी साथ नहीं आएंगी, क्योंकि तमाम सहयोगी पार्टियों को पता है कि आज हम साथ में हैं, कल हो सकता है कि हमारे ऊपर ही ये सारी चीजें आने वाली हों। हाँ, बिल्कुल समझिए, आएंगी ही आएंगी, दूध साथ सहयोगियों के ऊपर आएंगी ही आएंगी। आप देखिए ना कि एकनाथ शिंदे अब किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, जबकि चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस फड़फड़ा रहे थे। अब चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे फड़फड़ा रहे हैं, नाराज होकर अपने गांव चले जा रहे हैं, लेकिन अब गांव जाना किसी काम नहीं आ रहा है। तो यही स्थिति कल को नीतीश कुमार के साथ भी हो सकती है, कल को यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकती है। तो अब दोनों सतर्क हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश कुमार भी और एकनाथ शिंदे भी सतर्क हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है इसको लेकर अब बेचैनी जो है काफी ज्यादा देखी जा रही है, उनके सहयोगियों के अंदर बेचैनी देखी जा रही है। और ये साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल जो है वो अपने सहयोगियों के साथ कर सकती है। तो इसलिए जो एक तरह से कहा जाए कि बेचैनी जो है वो बीजेपी के सहयोगी हैं उनके अंदर भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के सहयोगियों के अंदर भी देखी जा रही है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं, और पार्टी के तमाम सांसद भी, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद बहुत सारे मुद्दों पर अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। और उसका इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है कि व्हिप जारी करने के बावजूद अगर बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद सदन में उपस्थित ही नहीं रहे। लेकिन सहयोगी दलों का जो रवैया दिख रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हो, लगातार उनकी जो बेरुखी है, अब उनको ये पता लग गया है कि किस तरह से वो भी इंडियन नेशनल लोकदल बनने के कगार पर है, या फिर ये है अकाली दल बनने के कगार पर है, या बीजू जनता दल बनने के कगार पर है। बीजू जनता दल को भी ये बात समझ में आ गई है, और इसीलिए बीजू जनता दल ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। उड़ीसा में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की गई है, वहां लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए और बुरी तरह से हार हुई बीजू जनता दल की, और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में। तो अब बीजू जनता दल को भी लगा है कि किस तरह से उन्होंने भी तमाम दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ शिकायत की है चुनाव आयोग में। लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श से अब सरकार नियमों को ही बदल दे रही है कि कोई भी चीज, कोई भी दस्तावेज दिखाए नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं दिखाए जा सकते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है, और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। तो यह अब बड़ी मुश्किल में दिखाई पड़ रही है सरकार। लेकिन क्या होगा, बदलेगी नियम, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, नियम बदलाएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है, वो चीज ये दिखाती है कि अगर जो आरोप लग रहे हैं धांधली के, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल ये अब लगने लगा है कि जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, और पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में सिर्फ काला नहीं है। वरना आवश्यकता क्या थी भारतीय जनता पार्टी को कि वो इस तरीके से चुनाव जो नियम है उसमें संशोधन करें। 1961 से जो चला आ रहा है नियम, 1961 से आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 70 सालों के बाद जो बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, उनको परेशानी हो गई कि कोई ये ना पूछ ले कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो असली वोटों से बने हैं कि फर्जी वोटों से बने जी। तो ये छिपाने के लिए जो है इस तरीके का संशोधन किया गया है। और विपक्ष बार बार कह भी रहा है, इस बात का उल्लेख भी कर रहा है कि ईवीएम के जरिए चुने गए प्रधानमंत्री। हाँ, यही कहा जा रहा है, ईवीएम के जरिए चुने गए नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी ने तो चुनाव से पहले ही कहा था कि राजा की जान ईवीएम में बसती है। और ईवीएम को लेकर समीर जी, अब ईवीएम की बात चली है तो 26 दिसंबर यानी कल बेलगावी जो महाराष्ट्र का है, वहां से कांग्रेस का एक 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी का, जो एक्सटेंडिंग वर्किंग कमेटी है, उसका अधिवेशन हो रहा है। और वहां से एक चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अमित शाह ने अपमान किया, इसके खिलाफ एक लंबे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
और बड़े स्तर पर एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कि वो जब संविधान दिवस पे कार्यक्रम हुआ था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा था कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसी तरीके से चुनाव आयोग की धांधलियों और ईवीएम के खिलाफ आप एक यात्रा निकालिए। यानी कि अब चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हालांकि पुणे से, महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई, जब बाबा आढाव जो थे वो 3 दिन के अपने आत्मक्लेश अनशन पर बैठे और वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे। उसके बाद फिर वो मरकरवाली गांव में हुआ, ये सारी चीजें हुई। यानी अब देश भर में जो है एक जबरदस्त गुस्सा जो है इस सरकार की धांधलियों और चुनाव की धांधलियों के खिलाफ अब देखा जा रहा है और ये बड़े जन आंदोलन में तब्दील होने वाला है। जी बिल्कुल, सड़कों पर उतरने को तैयार है और सड़कों पर उतरने की शुरुआत हो चुकी है। वो चाहे महाराष्ट्र के जो कई गांव हो, मरकरवाड़ी गांव है या फिर तुलजापुर गांव है, उसके अलावा भी तमाम जगहों पर इस तरह की ईवीएम के खिलाफ और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ माहौल बन रहा है और अब नए सिरे से उसकी रणनीति बनाई जा रही है। 26 दिसंबर को जो कांग्रेस का अधिवेशन है, 26-27 दिसंबर को बेलगावी में, वहां पर इसकी रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह से इसको लेकर सड़कों पर उतरना है। लेकिन अब इसमें इनके बीच में जिस तरह से ये नियम बदल दिए गए हैं कि कोई दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज या फिर वहां उस समय की जो कार्यवाही है, उन चीजों को आप देख नहीं सकते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला नए सिरे से पहुंचा है और सरकार नियमों को जब बदल रही है, यानी पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो आरोप पहले से लग रहे हैं, वो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। और वो भी तब जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है और उस निर्देश के बाद कोई दस्तावेज दिखाना ना पड़े तो सरकार नियम ही बदल दे रही है। बड़ी हैरान करने वाली बात है और यह सरकार का एक तरीके से दुस्साहस भी इसको कहा जा सकता है कि कैसे वो हाई कोर्ट के निर्देश को मतलब उसको समाप्त करने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए ये काम कर दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए समीर जी, और अभी तक होता यह था कि अगर अदालत ने कोई आदेश दिया है तो उसको निष्प्रभावी करना है, तो उसके लिए फिर संसद में जो था बिल लाया जाता था। लेकिन यहाँ तो संसद की जाने की आवश्यकता ही नहीं, सरकार ने खुद ही तय कर दिया, खुद ही सरकार ने नियम बदल दिया। तो ये एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका भी उल्लंघन है। विपक्ष से भी नहीं पूछा कि करना चाहिए कि नहीं करना। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए समीर जी, विपक्ष से तो पूछेंगे ही नहीं। संसद में कम से कम जाते जहां आपका बहुमत है, आप बता रहे हैं कि आपकी बहुमत की सरकार है, वहीं से आप पास करा लेते, अपने सहयोगियों से ही बातचीत कर लेते। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे से ही पूछ लेते, किसी से नहीं पूछा आपने और खुद ही आपने तय कर लिया। यानी अल्पमत की सरकार जो है समीर जी, वो किस तरीके से बहुमत की सरकार की तरीके से चल रही है, ये समझ में आ रहा है। और नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए अपने सहयोगियों के ऊपर भी एक तरीके से ये हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे बिल्कुल लाचार हो गए, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है। हालांकि अब क्या कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दूरी जरूर बनाए दिखाई पड़ रहे हैं सहयोगी दलों के नेता। वो चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला हो या संसद में कई विधेयक जो आए पिछले दिनों जिनमें सरकार को यू टर्न लेना पड़ा हो, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक भी है, तो वो सारे मामले हो। लेकिन सरकार जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर रही है, नियम तक बदल दे रही है, हाई कोर्ट के निर्देश को नहीं मान रही है, उसको निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रही है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष के इन आरोपों की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं कि धांधली की जा रही है चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं और इसमें एक बात और भी है कि जो तमाम नेता या विपक्षी पार्टियों के नेता हो चाहे सहयोगी दलों के नेता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकेल लगाई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर और साफ तौर पर कहा है कि आप जहां छापेमारी करेंगे वहां जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा किसी व्यक्ति का, उसको आप नहीं जब्त कर सकते हैं, उसके डेटा को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो ये अब ईडी के ऊपर तो एक उसके लिए तो सेटबैक है, धक्का है ही, इस सरकार के लिए भी बड़ा धक्का है अमलेंदु जी। सरकार के लिए भी धक्का है समीर जी, सिर्फ ईडी के लिए नहीं, ये एनआईए की जो रेट्स होती हैं उनमें भी, पुलिस की जो उसमें भी, ये सब पे होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समीर जी, तो ये अब ये नजीर बनेगा और केसेस में भी, और केसेस में भी इसका हवाला दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, नहीं कर सकते। केरल में जैसे पुलिस ने जो है वो उसने पत्रकारों से कहा है कि आप अपने हमको जमा कराइए, फोन जमा कराइए, नहीं कर सकते। इसी तरीके से न्यूज क्लिक वाले मामले में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी उसका जो छापेमारी हुई और तमाम पत्रकारों के जब्त कर लिए गए फोन और अभी तक वापस नहीं मिले हैं, और ये मसला उसमें भी पहुंचेगा। तो ये सिर्फ ईडी तक ही सीमित नहीं रहेगा, जो एजेंसीज हैं यानी जो सरकार की एजेंट बनकर एजेंसीज काम कर रही हैं और सरकार का जो है वो राजनीतिक एजेंडा हल करने के लिए एजेंसीज काम कर रही हैं, उन पर एक तरीके से अंकुश लगेगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद।
जी बिल्कुल, उन पर अंकुश लगेगा और सहयोगी दलों में इस बात का डर भी कम होगा कि अब सरकार किसी तरह से जांच एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। और उसमें सरकार घिरी नजर आ रही है, लगातार घिरी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तल्ख आदेशों के बावजूद न तो जांच एजेंसियों ने अपना रवैया बदला, न ही सरकार ने। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, अल्पमत की सरकार है, तो अब उतनी ज्यादा उसमें ताकत नहीं है और न ही उसमें सहयोगी दलों का हर काम में, हर चीज में सहयोग मिल रहा है। इधर बीच जिस तरह से दिल्ली में अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है, दिल्ली में तमाम चुनावी धांधलियों की शुरुआत के आरोप लग रहे हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। उन सबको देखते हुए एक फिर से एक बहस शुरू हो गई है। और इस बीच ये भी आरोप लग रहे हैं कि अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्यों उनको ऐसा लग रहा है, एक बार सुनते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनका अभी भी ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियों का फायदा सरकार ले रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ले रही है। सुनते हैं क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आएगी या फिर सरकार का दबदबा काम आएगा, ये देखने वाली बात है। पर आरोप अभी भी लग रहे हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। दस्तावेज को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेकर एक नया सारे काम कराए गए। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला के। तो ये आरोप साजिश के, षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं कि जब सारे षड्यंत्र फेल हो जाते हैं तो किस तरह से जांच एजेंसियों की मदद लेती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार। अब इस जांच एजेंसियों पर जिस तरह की नकेल लग रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार भी अब उस तरह की नहीं रह गई है, वो अल्पमत की सरकार है, तो जांच एजेंसियों का कितना दुरुपयोग कर पाएगी ये भी अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन आशंका अभी भी बनी हुई है कि ऐसा कर सकती है। हाँ देखिए समीर जी, आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल का केस चल रहा था तो ईडी की तरफ से दलील क्या दी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए ज्यादा आवश्यक है, उनको कस्टडी में रखना कि इन्होंने अपने मोबाइल नहीं दिए हैं अभी तक, और मोबाइल हमको चाहिए तो उसमें से हमको चाहिए। यानी ईडी खुद कह रही थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मोबाइल से उसको सबूत चाहिए। और वो कहा कि साहब इन्होंने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है, मोबाइल इन्होंने बदल दिए। तो यानी अब इस तरीके की चीजों पर साफ रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके पास नहीं है सबूत तो आपको किसी का मोबाइल नहीं मिलेगा, किसी की आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिलेगी कि उससे आप जो है कोई हेराफेरी कर सकें। ये साफ तरीके से एक तरीके से आ गया है। तो ये ईडी के लिए सेटबैक है, और जब ईडी के लिए सेटबैक है तो ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के लिए सेटबैक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है। अब ईडी के दम पर सरकारें बनाने और बिगाड़ने का खेल जो होता था उस पर कुछ हद तक अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, चूंकि आप मोबाइल फोन नहीं ले सकते, यहां तक कि उनके डेटा को आप कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, तो
ये बड़ा कदम उठाया है और बड़ा संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट के ने इस अपने फैसले में। लेकिन जिस तरह से आशंका जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी की, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं अगले 1-2 महीने के भीतर, उन पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, वो उस पर क्या कहना है, एक बार सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई है, कहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है आतिशी को भी गिरफ्तार करने का, सिसोदिया को, कई और मंत्रियों को, उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिशें हो रही हैं, उस पर आतिशी क्या कह रही हैं? अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। तो सुन रहे थे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, और दिल्ली की जनता जवाब देगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आशंका है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, किस मामले में किया जा सकता है, ये उनको ये पता है, जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है, कि अगर वो गिरफ्तार करना ही चाहेंगी तो किसी मामले में कर सकती हैं, और मामलों की कमी नहीं है जो पार्टी इतने दिनों से सरकार में है उसके खिलाफ। तो ये आशंका उनकी सही साबित होती है या नहीं होती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप और साजिशों के जो आरोप लग रहे हैं उनको देखते हुए ये इसको इस तरह से इग्नोर किया भी नहीं जा सकता है। हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब नकेल लगाई है ईडी के ऊपर और साफ तौर पर कहा है कि वो छापेमारी के दौरान किसी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जब्त कर सकती है, उनके डेटा कॉपी नहीं कर सकती है, उसको देखते हुए ये कुछ उम्मीद तो की जा सकती है कि शायद अब ये जांच एजेंसियां कुछ सबक लेंगी। जी बिल्कुल, लेना तो चाहिए समीर जी, आशा यही की जा सकती है, लेकिन लेंगी नहीं लेंगी वो अलग का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कितनी अवहेलना होती है और कितना उसको माना जाता है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसके आदेश लागू हों। जी, उसके आदेशों की अवहेलना जो है वो नहीं कर पाए एजेंसियां, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, वो रास्ता खुद तय करना है। इधर समीर जी, अरविंद केजरीवाल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के देवेंद्र यादव, उन्होंने, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के संदर्भ में बहुत
आरोप लगाए हैं। तो हम लोग उसको भी सुन सकते हैं कि देवेंद्र यादव ने कहा क्या है। जी, इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात अपनी दूसरी सूची भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से 26 सदस्यों की जारी की है। 26 सीटों के लिए एक सूची पहले आ चुकी थी और इस तरह से चुनावी प्रक्रिया अब तेजी पकड़ती जा रही है। सुन लेते हैं क्या कहा है दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने और उन्होंने किस तरह से मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। तो देवेंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, दिल्ली के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। उधर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर अब चल रहे हैं, यानी चुनाव नजदीक है। लेकिन जिस तरह से आशंका जताई है अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, वो आरोप निश्चित तौर पर बहुत गंभीर कहे जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर आरोप कहे जा सकते हैं और आरोप कहे नहीं जा सकते बल्कि बहुत गंभीर आरोप हैं। और ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, कई महीनों साल से ज़्यादा जो है गिरफ्तार करके रखा गया और आतिशी को भी अब गिरफ्तार किया जा सकता है। ये उनका साफ तौर पर कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो अब किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो एक अलग का मसला है, लेकिन ये शंकाएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दी हैं और ये एक गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार गंभीर आरोपों से घिरी हुई है और जिस तरह से अब चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप चुनाव आयोग पर और सरकार पर लग ही रहे थे और जिस तरह से नियमों को बदला गया है कि मतदान के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको नहीं दिखाया जाएगा, पहले जबकि उसको दिखाया जाता था, ये नियम थे, उसको लेकर सरकार जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग गई है। जयराम रमेश के उस ट्वीट को देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये चुनाव संचालन नियमों को बदला गया है 1961 के नियमों को, वो बहुत गंभीर है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वो इस पर कदम उठाए। लिखा है कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। यह बहुत ही तल्ख लहजे में यह ट्वीट किया है जयराम रमेश ने। लिखा है कि इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ समीर जी, हालांकि मुझे लगता है कि जयराम रमेश को इस शर्मनिरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी से कोई लज्जा की आशा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी बेईमानी है। तो ये गलत आशा कर रहे हैं कि निर्लज्जता भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाएगी, तो ये उनका अपना मसला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, लेकिन ये पूरी निर्लज्जता के साथ कर रही है और इसमें उनको कोई मतलब बिल्कुल भी हिचक नहीं है। निर्लज्जता जाहिर करने में भी पूरी तरीके से निर्लज्जता के साथ
वो अपनी बातें रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि है समीर जी, वो इस लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हो गई है। पूरी दुनिया में भारत का जो है वो नाम बदनाम हो रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो आप समझिए कि जो चुनाव आयोग जो इतनी प्रतिष्ठित संस्था थी कि दूसरे देशों में जाकर चुनाव संपन्न कराया करती थी, और दूसरे देशों के चुनाव आयोग के अधिकारी जो थे वो हमारे चुनाव आयोग से आकर प्रशिक्षण लिया करते थे। अब तो यहां आकर ये प्रशिक्षण लेंगे कि चुनाव प्रक्रिया में बेईमानी और धांधली कैसे की जाती है, और उस धांधली करने के बाद उस पर सीनाजोरी कैसे की जाती है। अब इसका प्रशिक्षण चुनाव आयोग देगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको जिस तरह से चुनाव आयोग ने जवाब दिया है राजनीतिक दलों को, वो बड़ा हैरान करने वाला है। और ऐसा साफ दिखाई पड़ता है कि जैसे वो खुद भी कोई संवैधानिक संस्था ना हो, ऑटोनॉमस संस्था ना हो, बल्कि एक राजनीतिक दल हो। इस तरह के जवाब विपक्षी पार्टियों को दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन अब ये जैसे नियमों को बदला गया है, उनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो बहुत गंभीर है। पूरा विपक्ष इस मामले में इस सरकार के इस नियमों का विरोध कर रहा है। पूरी चुनावी प्रक्रिया पहले से ही संदेह के घेरे में है। उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी हो चुकी है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और लगातार प्रदर्शनों के बाद अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है और संसद में भी इस पर चर्चा की मांग होती रही है। अब देखना यह है कि ये नियम बदलते हैं या नहीं, लेकिन सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, ये बात साबित हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट इन नियमों को बदलने के लिए सरकार की आलोचना करती है, इसको वापस लेने के लिए कहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगता यही है कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम बदले गए हैं, वो सबसे ज्यादा एक गंभीर मुद्दा है। हाँ, बहुत गंभीर मुद्दा है समीर जी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसको स्वतः संज्ञान लेकर एक अवमानना का नोटिस जो जारी करना चाहिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को। और इसमें जो याचिकाकर्ता है महमूद प्राचा, उनको भी एक अवमानना का नोटिस जो है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल करना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना की जा रही है, उनको नहीं दिए जा रहे हैं। और अमलेंदु जी, एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं प्रवेश वर्मा, और उनके यहाँ कुछ वोट फॉर कैश की कुछ घटना हुई है। हमारे वहाँ पर जो रिपोर्टर हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे, उनके नाम नोट किए जा रहे थे। क्या है पूरा मामला वो हम बता रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अभी तुरंत की खबर है, ताज़ा तरीन। ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से इकरार हमारे जो रिपोर्टर है डीबी लाइव के, वो उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिनको पैसे दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला, खुद ही सुनते हैं इकरार से जो वो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, दिखा दीजिए, हम कोई वो नहीं है, बताने में कुछ नहीं। अच्छा, क्या चीज़ है ये लाडली योजना। तो इसमें क्या कहा है आपको, क्या है ये योजना? क्या है कि महिलाओं को मतलब पैसे मिलेंगे। कितने? अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे? अब तो पता नहीं, मुझे तो अभी मालूम नहीं हुई, तो सबसे बात करना है। वो तो बताइए। अच्छा, वो तो बता देंगे। ये दूसरा लिफाफा है, इसमें क्या है? पैसे हैं। अच्छा, दिखाइए जरा। पैसे नहीं दिखाइए, कार्ड, ये आधार कार्ड दिखाया इन्होंने? वो पहचान पत्र। अच्छा, पहचान पत्र। तो मतलब पहचान पत्र ये लोग देख के ये दे। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहा आपसे ये देते हुए योजना? अब तो मुझे नहीं समझ, वही सबको मालूम है। चलिए ठीक है, एक सेकेंड। हम लोग देख सकते हैं कि वोट फॉर कैश का ये डीबी लाइव के रिपोर्टर हैं, इकरार वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उनके यहां इस तरह से नोट बांटे जा रहे हैं। अमलेंदु जी, महाराष्ट्र से भी ऐसी सूचनाएं थी। संजय राउत बार बार ये बात कहा करते थे, और उन्होंने तो कहा कि 50-50 करोड़ रुपए एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किए जा रहे हैं। ये जो साफ दिखाई पड़ रहा है, और महिलाएं स्वीकार कर रही हैं कि उनको दिए गए हैं 1,000 रुपए। हाँ बिल्कुल समझिए, ये देखिए किस तरीके से सामने आ रहा है, और ये हम लोगों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जी। और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो महिला कैमरे पर बता रही है कि हाँ उसको पैसे दिए गए हैं, और पहचान पत्र देखकर दिए गए हैं, लाडली योजना बताकर दिए गए। सरकार नहीं है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, सरकार नहीं है यहाँ, कौन सी लाडली योजना बीजेपी की है चल रही है जी। हाँ, तो ये इसका मतलब वोट खरीदने की अभी से प्रयास कर दिए गए हैं, जबकि अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है जी। तो समझ लीजिए समीर जी, कितना ज्यादा पैसा बीजेपी दिल्ली पर फूंकने वाली है वोट खरीदने के लिए, अभी से उसने तैयारियां शुरू कर दी। ये कुछ सुनते हैं, कुछ और भी महिलाओं से बात की है इकरार ने, और क्या कहा है उन महिलाओं ने, किस तरह से वो ये दिखा रही हैं कि उनको जो एक कार्ड दिया गया है, और उस योजना के लिए लाडली योजना उसका नाम रखा गया है, और उस लाडली योजना के तहत उनको
पैसे बांटे जा रहे हैं, 1,000 रुपए बांटे जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि लाभार्थी कार्ड वितरण, यानी उसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लिखते हैं, वो अपने पिताजी का भी नाम साथ में लिखते हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा। तो लाडली योजना सरकार नहीं है, 1100 रुपए मासिक सहायता, लाभार्थी कार्ड विवरण। चुनाव से ठीक पहले ये किस लिए ये सहायता दी जा रही है और ये लाडली योजना कौन चला रहा है? आपकी सरकार नहीं है और किस के जरिए आप ये दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आरोप लगातार दूसरे चुनाव में भी लग रहे हैं और अब दिल्ली में अभी जहां चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है वहां पर इस तरह के आरोपों का ये पर्दाफाश किया है। डीबी लाइव के रिपोर्टर ने, इकरार ने महिलाओं से बात की, उन्होंने जिन महिलाओं को 1,000 रुपए वहां पर मिले हैं बीजेपी के पूर्व सांसद के हाथ से। हाँ देखिए समीर जी, अब आपने भी कहा और ये सवाल ये है कि जब आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार की कोई योजना नहीं है, क्या केंद्र सरकार की कोई लाडली बहना योजना है? अगर केंद्र सरकार की तो बताइए। इस पे मोदी जी, अमित शाह के फोटो लगे हुए हैं, तो अमित शाह, मोदी जी ये पैसे बंटवा रहे हैं? अगर बंटवा रहे हैं तो किस फंड से बांटे जा रहे हैं? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे आए वो उससे बांटे जा रहे हैं? या विपक्ष इस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी के मित्र जो हैं वही भारतीय जनता पार्टी को संचालित करते हैं, तो मोदी जी के मित्र यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब नोटबंदी कर दी गई तो इतना पैसा कैश में कहां से आ रहा है, या फिर ये सारा जो है वो डिजिटल पेमेंट के जरिए हो रहा है? नहीं, जैसे वो तो लिफाफे में साफ साफ दिखाया है कि लिफाफे में रुपया दिया जा रहा है। तो यानी कि किस तरीके से नोटबंदी की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो क्या नोटबंदी के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी मात्रा में नकदी जो जमा कर ली, काला धन इकट्ठा कर लिया? इस तरीके के सवाल जो है उठना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और ये बहुत गंभीर मामला है जिसको डीबी लाइव के रिपोर्टर इकरार ने अपने कैमरे में कैद किया है। उन महिलाओं से बात की है, एक बार देखते हैं कि कुछ और भी महिलाओं से उनके बात के फुटेज अगर हमको मिल जाते हैं। लेकिन कई सारी महिलाओं ने ये बातें बताई हैं कि उनको पैसे मिले हैं, वो कार्ड भी दिखा रही हैं, जो कार्ड उनको दिया गया है लाभार्थी कार्ड, यानी सरकार नहीं है पर उनको लाभार्थी के जरिए कार्ड भी दिए गए और पैसे भी दिए गए और अभी से दिए जा रहे हैं। और यही नहीं, उनकी जो डिटेल है वो भी रख ली जा रही है, और चूंकि वो महिला आई कार्ड अपना दिखा रही थी, हाँ उनकी पहचान रख ली जा रही है। ये इसका मतलब डाटा वहां तैयार हो रहा है कि किस किस को पैसा दिया गया, और उससे इसकी बात की चीजें भी चल रही होंगी समीर जी कि चुनाव के समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी। अभी से आखिर ये पैसा दे कौन रहा है, इस पैसे, ये पैसा आया कहां से, और इसका रूट कॉज क्या है? ईडी यहाँ काम क्यों नहीं कर रही है? जो तो इकरार हमसे जुड़ गए हैं, इकरार से हम पूछते हैं, इकरार क्या मामला है? हमने सुना जिस महिला से आपने बात की और लाभार्थी कार्ड दिखा रही हैं, हम लोग अभी वही चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सी लाभार्थी योजना है? दिल्ली में तो सरकार भी नहीं है, बहुत 25 साल हो गए पहले सरकार हुआ करती थी और साहब सिंह वर्मा जी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री थे जिनके बेटे ये कार्ड बांट रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। जी समीर जी, दरअसल आज सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे थे, मैं आपको शुरू से बताता हूं कि दरअसल जो योजना दिल्ली सरकार ने 2 योजनाएं जो हाल ही में लॉन्च की थी, एक 2100 रुपए महिलाओं के लिए और एक संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए। तो जो 2 योजनाओं के बाद में आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ी योजना है और लोगों को इससे लाभ होगा। बीजेपी ने कल से उसको जो है वो काउंटर करना शुरू कर दिया था और आज सुबह सभी दिल्ली के जितने अखबार हैं उन सभी अखबारों में दिल्ली सरकार का विभाग है, समाज कल्याण विभाग, जो कि इन योजनाओं को देखता है, उसने बाकायदा नोटिस देकर ये कहा कि ये योजना अवैध योजना है। उसको लेकर जो है सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने पीसी की। उसी पीसी के बाद में हमें खबर लगी, हम कुछ मीडिया वालों को खबर लगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे हैं परवेज साहिब सिंह, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, उनका ये आवास है, मेरे पीछे उनका आवास है, वहां कुछ महिलाओं को जो है वोट के बदले जो नोट दिए जा रहे हैं। सही मायने में ये है कि जो महिलाएं जो निकली, हमने उन महिलाओं से बातचीत की, उन महिलाओं ने बताया कि हमें 1100 रुपए फिलहाल नगद दिए गए हैं, 2 500 के नोट है और एक 100 का नोट है, यानी 1100 रुपए दिए गए हैं और एक उनको कार्ड दिया गया है जिसमें लिखा है लाडली योजना। वो कार्ड हमने आपको दिखाया। साथ में उन्होंने ये भी वादा किया है कि जब हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो हम आपको 2100 रुपए देंगे। यानी एक तरफ तो आप जो योजना, जो सरकार है, जिसकी सरकार है, वो लेकर आ रहे हैं, उन पर आप टारगेट कर रहे हैं। दूसरा आप ये है जो नगद बांट रहे हैं और लोगों से डिटेल्स ले रहे हैं, उनके जिनके पहचान पत्र है, बाकायदा उन महिलाओं ने कहा कि हमारा पहचान पत्र लिया गया, हमसे डिटेल पूछी गई और वो जो है उनसे आप डिटेल लेकर, एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि सीएम जो है बुजुर्गों की डिटेल ले रहे हैं, महिलाओं की डिटेल ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद
वही काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो है वोट के बदले नोट का जो मामला है वो बन रहा है। कुछ समय तक यहाँ जो है एकदम खाली था, लेकिन अब जो पुलिस आ गई है, हालांकि पुलिस जो है वो मीडिया कर्मियों को ही उनके घर से हटा रही है, जबकि ऐसा कोई मामला होता, किसी और पार्टी का मामला होता तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती कि आप वोट के बदले नोट क्यों बांट रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो गुनाह कर रहा है उसको तो छोड़ा जा रहा है, और बाकी जो मीडिया कर्मी है जो बाहर खड़े हैं उन्हें साइड किया जा रहा है, किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की, उन महिलाओं ने साफ कहा कि हमसे कहा गया है कि हमें 1100 रुपए नगद बांटे गए। हमने आपको दिखाया भी, स्क्रीन पे भी दिखाया, सभी महिलाओं को जो है वो 1100 रुपए बांटकर उनकी डिटेल्स ली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे तो आपको जो है 2100 रुपए हम लोग आपको देंगे। जी, इन महिलाओं से ये भी पूछा कि उनको इस योजना की जानकारी कैसे मिली, पर्सनली संपर्क किया गया या कोई इश्तिहार दिया गया, कोई उसके लिए विज्ञापन निकाला गया था, कैसे उनको ये पता चला कि रुपए बट रहे हैं? नहीं, दरअसल उन्होंने ये बाकायदा पूरा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो इनका जो घर है उसके अंदर बाकायदा टेंट लगा है, अंदर महिलाएं बैठी है, यानी पूर्व सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है। पहले से सारी चीज की जो है वो जानकारी थी यहाँ, क्योंकि ये खुद इनका घर है यहाँ नई दिल्ली इलाके में रहते हैं। हालांकि जो सांसद थे पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे, लेकिन ये नई दिल्ली इलाका है। और अभी कुछ समय पहले एक खबर भी आई थी कि इन्हें जो है नई दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूंसी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन हालांकि उसमें भी जो है इन्हें सोर्स से जो पता चला था वो बीजेपी लीडरशिप ने इनको फटकार लगाई थी कि हमने जब तक आपको प्रत्याशी घोषित नहीं किया है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रत्याशी क्यों बना रहे हैं। तो जो इसी कड़ी में ये हालांकि बीजेपी जो है वो भी अब इसको लेकर बैकफुट पर आएगी कि इसके पीछे क्या जवाब बनता, आप नगद पैसे कैसे बांट सकते हैं, वो भी आप डिटेल्स लेकर, और साथ में ये भी कहा अकाउंट्स की भी डिटेल ली गई है कि आपके अकाउंट्स में आएंगे। तो सवाल जो समीर जी आप उठा रहे थे कि ना तो आपकी सरकार है, ना आप अभी सांसद है, तो आप किस आधार पर ये पैसे जो है वो बांट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कानूनी मामला भी है, कानूनी जो मामला भी बनता है इसके ऊपर साफ तौर पर। बिल्कुल। तो इस मामले में इकरार क्या आपकी बीजेपी के किसी नेता से या प्रवेश वर्मा से ही कोई बात हो पाई, या उन्होंने मीडिया को कोई इस बारे में बयान दिया हो इन्हीं सारे सवालों को लेकर कि आप कैसे, किस हैसियत से ये पैसे बांट रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं, वो सभी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रवेश वर्मा जो आए हैं वो बाइट्स दें, लेकिन वो अंदर हैं अभी भी, इसके बाद भी वो जो है पैसा जो है वो बांट रहे हैं। धीरे धीरे करके महिलाएं निकल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये महिलाएं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये महिलाएं आ रही हैं, ये सब जो है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है वो अभी भी जो है तमाम जो है वो बांटा जा रहा है। समीर जी देखिए, मैं ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये और अभी तक 6 महीने हुए, बड़ी स्पष्ट तौर पे लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन किया और आज पैसे मिल रहे हैं। कैश मिल गए, कैश मिले, कैश मिले, जो इन्होंने वादा किया उन्होंने पूरा किया। सीएम केजरीवाल बिल्कुल कैश, आपको पैसे कैश कैश मिले हैं, आपको भी कैश मिले। तो आप देख सकते हैं समीर जी, ये किस तरीके से जो है ये एक बच्ची है, इनको भी 1100 रुपए दिया गया है, और इनसे साफ ये कहा है कि आप जो अरविंद केजरीवाल झूठे हैं वो तो वादा कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो 1100 रुपए आपको नगद दे रहे हैं, और अगर हम जीतते हैं तो हम आपको 2100 रुपए वो देंगे। तो साफ तौर पर जो कैश देने का जो मामला है वो एक बड़ा सवाल है कि आपकी ना सरकार है, ना आपकी संवैधानिक पद पर है, ना कोई योजना है। आप 1100 रुपए जो बांट रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का माहौल है, चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, और चुनाव के बाद में जो है ये क्योंकि चुनावी माहौल है, आज से पहले क्यों नहीं बांटे गए ये, अगर प्रोत्साहन के नाम पर ये लोग राशि बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस कदर भीड़ है, और पुलिसकर्मियों की भी भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी। फिलहाल जब मीडिया नहीं था तो कोई पुलिसकर्मी नहीं था, अब ये पुलिसकर्मी आ गए हैं, और ये सभी मीडिया वालों को जो है वो कवरेज भी नहीं करने दे रहे, महिलाओं से बात भी नहीं करने दे रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। देखिए ये सब लोग जो है वो आप देख सकते हैं, ये किस कदर, ये सब जो है ये प्रवेश वर्मा का घर है। ये वहां से अंदर से एक शख्स निकल कर आए, वो कह रहे हैं कि आप मीडिया कर्मी होकर आप लोगों को डरा रहे हैं, जबकि हम डरा नहीं रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक तरीके से जो वोट का आप गारंटी लेकर जो है आप आधार कार्ड की डिटेल ले रहे हैं, आप उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल ले रहे हैं, आप फोटो पहचान पत्र जो भी वोटर कार्ड होता है उसकी डिटेल ले रहे हैं। तो एक गंभीर मामला है। जी समीर।
मामला है कि जब वहां पर लाभार्थी योजना के तहत कैश बांटे जा रहे हैं तो पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जब मीडिया कर्मी उनसे लाभार्थी लोगों से बात कर रहे हैं तो पुलिस वाले आ रहे हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि वो रोक टोक भी कर रहे हैं कि आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं। तो क्या मीडिया वालों ने इसको लेकर नहीं सवाल उठाया पुलिस वालों से कि आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? जी बिल्कुल, लगातार हम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि आपका क्या मतलब बनता, आप जो अंदर हो रहा है एक बार उसको जाकर तो देखिए, लेकिन किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई गेट से अंदर आ जाए। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का एक तरीके से गार्ड बन के पुलिस वाले सब खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे कैसे किस तरीके से ये लोग खड़े हैं। ये पूरा जो मामला है आप वहां देखिए। अभी थोड़े समय पहले एक माइक लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था और हम लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया गया कि आप लोग जो है इनके बाइट्स ना लें, आप लोग वहां चले जाए। फिर जो लोग अंदर से निकल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप चुपचाप चले जाइए, किसी मीडिया वाले से बात मत करिए। तो ये तो जो सही टाइम पर पहुंचे तो उस समय ये पता चल गया मामला ये हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो महिलाएं आ रही हैं वो अंदर जा रही हैं और उनको बाकायदा एक लिफाफा दिया जा रहा है। उस लिफाफे के अंदर जो 500 के 2 नोट और 100 का नोट दिया जा रहा है और उस पे और एक कार्ड दिया जा रहा है येलो कलर का, उस पर साइन भी करवाए जा रहे हैं या अंगूठा लगवाया जा रहा है महिलाओं का। और इस बात की गारंटी है कि हमने इस महीने आपको दिया है, बाकी चुनाव जीतने के बाद में हम हर महीने आपको देंगे, वो भी 2100 रुपए देंगे। तो साफ तौर पर जो है प्रवेश वर्मा का शायद ये सोच होगी कि अरविंद केजरीवाल ने जो 2100 रुपए की जो योजना की घोषणा की है, जिससे जो है तमाम जगह जगह जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स बनाए वहां बहुत जबरदस्त भीड़ लग रही है, उसको लेकर ये बीजेपी एक तरीके से बौखलाहट मुझे जो नजर आ रहा है। एक बात और, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जो महिलाएं जो लाभार्थी के तहत ये लिफाफे लेकर आ रही हैं उनका कुछ उनकी पहचान रखी गई है, उनकी आइडेंटिटी ली गई है, उनके नंबर वगैरह कुछ डिटेल रखे गए हैं, क्या बता रही है महिला? जी बिल्कुल, उनका फोन नंबर लिया गया है, उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ली गई हैं और उनका जो वोटर कार्ड है वो लिया गया है, आधार कार्ड लिया गया है। और बाकायदा सबसे बड़ी बात यह कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये नई दिल्ली का इलाका है जहां से सीएम अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही कि ये सारी महिलाएं हैं, ये आस पड़ोस में रहने वाली महिलाएं हैं। इसमें हमने बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी देखी जो अपने आप में एक सक्षम महिला है, वो भी जो है उन्हें भी है बाकायदा एक अभी हमने बाइट भी सुना है, उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा बुलाया गया है पहले से कि आपको इस तरीके से वो, यानी जो योजना है वो एक होता है आम के जरूरतमंद, कुछ लोग किसी सांसद के पास चले गए तो कुछ मदद कर दी, लेकिन ये बाकायदा पूरा प्लान पूरी तरीके से जो है इसको आयोजित किया गया है। क्योंकि हमें अंदर की फोटो भी नहीं लेने दी जा रही, हम आपको दिखाते किस तरीके से अंदर भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। और प्रवेश वर्मा जो है वो कह रहे हैं अगर किसी को 1 नहीं 2 चाहिए तो हम 2 भी दे देंगे अगर उनके परिवार में, यानी 1100 रुपए से आपका काम नहीं चल रहा तो हम आपको 2200 भी दे देंगे, आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो वही रजिस्ट्रेशन आप किस आधार पर रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद इकरार, आपने ये सारी जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से वोट के लिए कैश बांटने की शुरुआत कर दी गई है और उसको रोकने की पुलिस वाले जिस तरह से कि वो बातें मीडिया में न जाएं, उन लाभार्थी महिलाओं से बातचीत न कर पाएं, उसको पुलिस वाले रोक रहे हैं। ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। और अब लगता है कि ये मुद्दा एक तरफ वैसे ही पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लगातार आरोप लग ही रहे हैं और जिस तरह से जो धांधली की शिकायतें, पैसे बांटने की शिकायतें महाराष्ट्र और हरियाणा से आई, खासतौर से महाराष्ट्र से, उसकी शुरुआत अब यहां दिल्ली में भी हो गई है। यह अब एक गंभीर मसला है। देखने वाली बात है कि कौन सी जांच एजेंसी इसका संज्ञान लेती है। हाँ समीर जी, यही देखने वाली बात है कि ईडी अब जाती है प्रवेश वर्मा के यहाँ की नहीं जाती है, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ जाती है कि नहीं जाती है, वीरेंद्र सचदेवा के यहाँ जाती है कि नहीं जाती है। अब यह देखने वाली बात है। ये बड़ा मसला है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। और ये इससे भंडाफोड़ जो है हमारी टीम ने जिस तरीके से किया है समीर जी, किस तरीके से पैसा बांटने की शुरुआत बीजेपी कर रही है और किस तरीके से वोट अभी से खरीदने की तैयारियां हो रही हैं, ये एक बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर है और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर दी इकरार ने, डीबी लाइव के रिपोर्टर, जो बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा के घर पर किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं। 1100 रुपए महिलाओं को बांटे जा रहे हैं। बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम की भनक किसी भी जांच एजेंसी को नहीं है। जो रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिनको पैसे दिए गए हैं, उनसे बात करने के लिए पुलिस वाले रोक रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकरार देंगे। उस रिपोर्ट को भी हम आपको डीबी लाइव पर दिखाएंगे। फिलहाल इसका